सीन स्टार्ट होता है डायमेंशन ऑफ वॉइड से, जहाँ फिलहाल ही जियो ब्लैक ड्रैगन से लड़ रहा था। ब्लैक ड्रैगन एक पावरफुल ओपोनेंट था जो कि अपने पावर के बलबूते पे डायमेंशन ऑफ वॉइड को तोड़ भी सकता था, और हो भी क्यों ना वो फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर का जो था जिसने कई सारे ह्यूमन शहरों को तबाह कर दिया था, वो जियो से पूरे दम से लड़ता है। पर जियो के सामने उसकी एक नहीं चलती है। जियो ने तो उस पे कुंडली कस लिया था और ब्लैक ड्रैगन को एक दर्दनाक मौत दिया था। पर कुछ भी हो, ब्लैक ड्रैगन लॉयल था। वो मर गया पर अपने मास्टर के बारे में जियो को कुछ नहीं बताया। तुम इंतजार करो जियो, मेरे मास्टर आएंगे और तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, बोल के ब्लैक ड्रैगन अपना दम तोड़ लिया। अब जियो वॉइड में ब्लैक ड्रैगन की लाश के साथ था और उसका वो क्या करे वही वो सोच रहा था। वैसे डायमेंशन ऑफ वॉइड में और एक क्रिएचर थी जो वहाँ कल्टीवेशन कर रही थी, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रही थी, और वो थी ज़ी-माइन द पर्पल मैंटिस, जो कि फिलहाल ही वॉइड के एट्रीब्यूट्स पाई थी, इसीलिए तो वो वॉइड में सरवाइव कर पा रही थी, वॉइड के गेट्स खोल पा रही थी। इसीलिए तो जब जियो ज़ी-माइन तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ बोल के बुलाता है, पर्पल मैंटिस तुरंत वॉइड का गेट खोल के जियो के पास चली आती है और जियो का नेक्स्ट कमांड के लिए इंतजार करने लगती है। ज़ी-माइन इसे खा लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए अच्छा है, ड्रैगन मीट से तुम्हारी इवोल्यूशन में हेल्प होगी, बोल के जैसे ही जियो पर्पल मैंटिस को ड्रैगन मीट खाने के लिए बोलता है, पर्पल मैंटिस तुरंत अपने दावत में टूट पड़ती है। ब्लैक ड्रैगन के मीट को खींच खींच के खाने लगती है, उसके स्पिरिचुअल पावर को अपने में ड्रेन करने लगती है, मानो वो किसी ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी। पर्पल मैंटिस अब थर्ड ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गई थी। अब उसका एट्रीब्यूट्स, उसका रेस बदल गया था। वो बस एक मामूली ग्रीन मैंटिस नहीं रही थी, अब वो वॉइड किंग ट्राइब से बिलोंग करती थी, जो कि कहीं भी सरवाइव कर सकती थी। पानी हो, जमीन हो या खुद स्पेस ही क्यों ना हो, कहीं भी वो रह सकती थी। और ड्रैगन मीट खा के वो अब तो फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच गई थी। अब तो वो ड्रैगन्स के एट्रीब्यूट्स भी अपने में कैरी करने लगी थी। ड्रैगन स्केल की डिफेंस को वो अपना जुली थी। वो अब क्यानकिन जितना बड़ी हो गई थी, पहले से 2-3 मीटर जो ग्रो हो गई थी। यूं तो पर्पल मैंटिस एक असैसिन टाइप की क्रिएचर थी, पर अब वो बहुत बड़ी हो गई है और एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर रही है, जो कि किसी को भी गूज़बम्प्स देने के लिए काफी है। सच में ये वॉइड ट्राइब बहुत पावरफुल है। पर कुछ भी हो, पर्पल मैंटिस मांस खा के ही इवॉल्व हो रही थी। वो आने वाले स्पिरिचुअल टाइड को और हवा में मंडरा रहे स्पिरिचुअल एनर्जी को नेचुरली अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही थी। पर कोई ना, जब तक वो इवॉल्व हो रही है चिंता की कोई विषय नहीं है। जियो अपने वॉइड डायमेंशन में थोड़ी देर इधर उधर घूमने लगता है, उसे तो ये पूरी तरीके से अलग ही यूनिवर्स लगने लगता है। ऐसे ही वॉइड यूनिवर्स में कई सारे बीस्ट होंगे, कई सारे क्रिएचर्स होंगे जो कि पर्पल मैंटिस की तरह वॉइड को मैनिपुलेट कर पा रहे होंगे, और जियो को उन्हीं क्रिएचर्स को रिक्रूट करना है, अपने मिस्टी माउंटेन में शामिल करना है। और ये सब जियो जरूर करेगा, बस उसे पावरफुल बनना होगा। क्योंकि ब्लैक ड्रैगन को पर्पल मैंटिस खा रही थी तो जियो उसकी सोल को ले आता है। वहाँ कुछ वेस्ट जो नहीं करना है, और ब्लैक ड्रैगन की सोल को क्या करना है जियो अच्छी तरीके से जानता है। बाहर मिस्टी माउंटेन में जियो की किसी टहनी में सावलिंग बैठी थी और वो अपना कल्टीवेशन कर रही थी। सावलिंग के पास तो पहले से ही सिल्वर मैंटिस का सोल था, जिसे वो इजीली टीम कर चुकी थी, अपना पार्टनर बना ली थी, इसलिए वही सबसे बढ़िया कैंडिडेट थी ड्रैगन के सोल को अपने में मर्ज करने की, उसे ट्रेन करने की। सावलिंग, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये ब्लैक ड्रैगन का सोल है। ये थोड़ा बहुत जल जरूर गया है, पर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसकी मदद से तुम फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच सकती हो। लो, इसे अब्सॉर्ब कर लो, बोल के जियो सावलिंग को अपनी कल्टीवेशन से उठा दी जाती है। सावलिंग के पास अब 2 फैंटम बीस्ट थे, एक था सिल्वर सेंटिपीड और दूसरा था खुद ब्लैक ड्रैगन, जिन्हें वो अपने इयररिंग्स में रखी थी और मन मुताबिक समन कर सकती थी। ये सब देख जियो भी बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मिस्टी माउंटेन में फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर के क्रिएचर्स अब बढ़ने जो लगी थी, मिस्टी माउंटेन के पावर जो बढ़ाने लगी थी। वाह, तुम तो अच्छी तरीके से इवॉल्व हो गई, कांग्रेचुलेशन, बोल के जियो सावलिंग की तारीफ कर ही रहा था कि मिस्टी माउंटेन में एक गर्जन गूंजने लगती है, और वो गर्जन व्हाइट टाइगर का होता है। व्हाइट टाइगर भी इवॉल्व होने के प्रोसेस में था। 3 साल का मेहनत और स्पिरिचुअल टाइड अब अपना रिजल्ट दिखा रहा था। वैसे व्हाइट टाइगर अकेला इवॉल्व नहीं हो रहा था, किंग जाव, टायरानोसोरस रेक्स, वुली मैमथ, बुल डीमन और कई सारे क्रिएचर्स इवॉल्व हो रहे थे, और जल्दी ही वो अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाले थे। ये सब देख जियो खुश कैसे ना हो, वो तो खुशी से उछल रहा था, क्योंकि मिस्टी माउंटेन और ज्यादा पावरफुल जो होने वाला था। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमन नेशंस में, जहाँ लगातार ऑस्ट्रेलिया के बीच हमला पे हमला कर रहे थे, इंसानों को अपना आहार कर रहे थे, ह्यूमन सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के सुपर ह्यूमंस बीस्ट इन्वेजन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो अपने काम में नाकाम हो रहे थे। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया के 14 कंट्रीज तबाह हो चुकी थी, और वहाँ ह्यूमंस की मरने की संख्या आसमान छू रहे थे।
ये शायद आखिरी होगा। और कितने सारे बीस्ट बचे हैं, हमारे लोग कितने बचे हैं। बोल के मिन, ऑस्ट्रेलिया के सुपर ह्यूमंस का एक कैप्टन, चिल्ला ही रहा था कि उसके पास उसका एक साथी दौड़ के आता है। कैप्टन कैप्टन, ये मरने वाली है। सिर्फ यही नहीं, हमारी टीम के हर एक मेंबर मर चुके हैं, शायद हम आखिरी हैं। बोल के वो साथी रोने लगता है। आंसू पोंछो मेरे पार्टनर, हम अपने साथियों को तो खो दिए, पर देखो इस शहर को बचा दिए। कम से कम सिविलियन तो सुरक्षित हैं, यही हमारे लिए बहुत है। हमारा सेक्रीफाइस खाली नहीं गया है। बोल की मिन अपने साथी को समझा ही रहा था कि तभी उसके सामने कुछ भयानक हो जाता है। जिस साथी से मिन बात कर रहा था, वो साथी उसके सामने ही पिचक जाता है। उसके खून की छींटे चारों तरफ फैल जाते हैं। सीन बहुत भयानक था और ऐसे सीन को देख के मिन थोड़ी देर के लिए शॉक में चला गया था। पर अभी तक उसका सरप्राइज खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसके साथी को जो मारा था वो और कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया वही बीच था जो ऑस्ट्रेलिया से पैदा हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया के कई सारे शहरों को तबाह कर दिया था और जो एक टाइम पे डीमोनिक ट्री के हाथों मारा गया था। वो बीच यहाँ कैसे, वो तो मर चुका था। और यही बात किम के दिमाग में घूम रहा था। पर उसका दिल धड़कना तब बंद हो जाता है जब वो अपने सामने ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे बीस्ट को देखता है, जो कि उसी की ओर ही बढ़ रहे थे और आगे आते आते भयंकर तबाही मचा रहे थे। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ जियो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना रहा था। स्पिरिचुअल टाइड अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए तो वहाँ हर कोई स्ट्रॉन्गर बन रहा था, अपने आप को इवॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसी बीच जियो देखता है कि गोल्डन आंट अपना ब्लड लाइन अवेकन कर लिया है। वो अब हेवनली एम्परर आंट से लिंक हो गया है। शायद आगे चल के वो सच में हेवनली एम्परर आंट बन भी सकता है। अगर ऐसा हो गया तो वो अनपैरेलल स्ट्रेंथ पा सकता है, अपने प्रजाति का स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है। वैसे क्वीन आंट भी अवेकन हो गई थी और वो एम्प्रेस आंट से लिंक हो गई थी। क्वीन आंट तो पहले से ही जजेंटिक है, पूरे आंट आर्मी को कमांड करती है। अगर वो आगे चल के एम्प्रेस आंट बन गई तो वो बहुत पावरफुल होने वाली है। दूसरी ओर जियो को ऑस्ट्रेलिया से अब नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी, जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। इससे जियो एक बात तो जरूर समझ गया था कि डार्कनेस सचमुच अवेकन हो गया है और वो नॉन स्टॉप ग्रो हो रहा है। अभी तक स्पिरिचुअल टाइड खत्म नहीं हुई है, शायद इसी वजह से डार्कनेस अभी तक मिस्टी माउंटेन पे हमला नहीं किया है, पर वो हमला जरूर करेगा। वो उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। शायद डार्कनेस भी दूसरे बीस्ट को रिक्रूट कर रहा है। ब्लैक ड्रैगन को उसी ने हील किया था, सारे सी बीस्ट के हमले के पीछे भी वही था। अब ये बात जियो धीरे धीरे समझने लगा था। अब और ज्यादा देरी करना बेवकूफी था। जियो को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा, अपने कंपेनियंस को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, डार्कनेस की इन्वेजन के लिए उनको तैयार करना होगा। उसी वक्त साउलिंग जियो के पास पहुंचती है और क्योंकि जियो गहरी सोच में था तो साउलिंग जियो की हालत के बारे में पूछने लगती है। उसके दिमाग में क्या है वो पूछने लगती है। साउलिंग, तुम फेडरेशन के तीनों सिटी को कंट्रोल कर रही हो, तुम्हारे पास तो अपना खुद का डार्क काउंसिल भी है। उनको तुम प्रेशर दो, उनको जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनाओ। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी ही एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। डार्कनेस अवेकन हो चुका है, वो फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में है, पर वो जल्दी ही यहाँ आएगा। शायद वो स्पिरिचुअल टाइड के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, पर जब वो यहाँ आएगा एक भयंकर लड़ाई होगी, हमारे बहुत सारे कंपेनियंस खत्म हो जाएंगे। वो कितना स्ट्रॉन्गर बन गया है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, पर वो 5th ट्रांसन ऑर्डर का तो जरूर हो गया होगा, इसीलिए तो उसके साथ लड़ते टाइम मैं किसी को भी बचा नहीं पाऊंगा। वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश करेगा, पर इससे पहले हमें उस पे हमला करना होगा। जहाँ जियो और साउलिंग ऐसे सीरियस मुद्दे पे बातचीत कर रहे थे, वहीं पैंडा जियो के एक टहनी पे पड़े पड़े खराटे मार रहा था, सो रहा था। तभी अचानक वो उठ खड़ा होता है क्योंकि उसका फोन जोर जोर से बजने जो लगता है। पैंडा को उसकी गर्लफ्रेंड कॉल की थी और वो जोर जोर से चीखने भी लगी थी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे गधे? पता है बाहर दुनिया में क्या क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया फिर से आ गया है और इस बार वो हर जगह है। इजिप्ट हो, ब्राजील हो, पेरिस हो या लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हर जगह आ गए हैं। वो कई सारे हैं और हर जगह तबाही मचा रहे हैं। पैंडा की गर्लफ्रेंड की ऐसी बातें सुन सिर्फ पैंडा ही नहीं, जियो भी सरप्राइज हो गया था। क्या डार्कनेस ने अपना नेक्स्ट मूव चल दिया है? बोल के जियो सोच में पड़ गया था। सीन शिफ्ट होता है फ्रीडम फेडरेशन के एक सिटी में, जहाँ भयंकर तबाही मच रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ अचानक जो पहुँच गए थे। वैसे वहाँ सुपर ह्यूमंस भी पहुँच गए थे सिविलियंस को बचाने के लिए और ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए। रास्ता बनाओ, सिविलियंस को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाओ। अरे कोई उनके अटैक्स को तो रोको, बोल के सुपर ह्यूमंस तो चीख चिल्ला भी रहे थे। पर ऑस्ट्रेलिया जैसे बीस्ट के अटैक को भला कौन ही रोक सकता था?
वो जैसे ही अपना मुंह खोलता है जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होने लगता है। कई सारे सिविलियंस के साथ सुपर ह्यूमंस को भी ऑस्ट्रेलिथ बेरहमी से मारने लगता है। वहाँ वो अकेला ऐसा शहर नहीं था जहाँ ऑस्ट्रेलिथ तबाही मचा रहा था। हर जगह ऑस्ट्रेलिथ जैसे बीस्ट घूम रहे थे और उनसे बचने की सिविलियंस हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। कई सारे लोग शहर छोड़ के भाग रहे थे, इसीलिए तो रास्ते में कार जाम हो रखे थे। सीन शिफ्ट होता है 10 नेशन अलायंस कंट्री में, जहाँ हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए बिशप के पास पहुंच गए थे, पर चर्च में बिशप था ही नहीं, बल्कि चर्च में बिशप का सबऑर्डिनेट था जो कि क्राउड कंट्रोल कर रहा था, लोगों की फेथ को टूटने नहीं दे रहा था। शांत रहो सब लोग, शांत रहो, यहाँ चिंता करने की कोई विषय नहीं है। चर्च के अंदर शैतानी ताकतें नहीं आ पाएंगे, ये बीस्ट नहीं आ पाएंगे। तुम सबके लिए, हमारे लिए बिशप बैटलफील्ड में गए हैं, वो हम सबको बचाएंगे बोल के बिशप सबको हौसला दे रहा था, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल रहा था। तभी अचानक चर्च का छत ही उड़ जाता है और ऊपर से एक जजंटिक लाल आंख सबको घूरने लगती है। शैतानी बीस्ट, हमारे पास आने की हिम्मत मत करो, हम पे बिशप का सुरक्षा है, हमारे पास आने की कोशिश करोगे तो यहीं जल के मारे जाओगे बोल के बिशप का सबऑर्डिनेट मोटी मोटी फेंकने लगता है, ऑस्ट्रेलियत को डराने की कोशिश करने लगता है। पर ये बिशप का सबऑर्डिनेट भला ऑस्ट्रेलियत के सामने क्या ही कर पाएगा, और इस बात का पता उसे जल्दी ही चल जाता है जब ऑस्ट्रेलियत उसके सर को ही धड़ से अलग कर देता है और उसके सामने ही उसके फॉलोअर्स को एक एक करके निगलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहाँ हर देश के बड़े बड़े नेता आए थे और बात एक ही मुद्दे पे कर रहे थे। अचानक ये सब क्या हो रहा है? चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी इमिट हो रही है और शायद उसका सोर्स ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट ऑस्ट्रेलिथ हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे ऐसे कंट्री हैं जिन पे ऑस्ट्रेलिया कब्जा कर चुका है। भला वो सब कंट्री क्या सो रहे थे? उनके नाक के नीचे एक बीस्ट बढ़ता रहा और उनको पता भी नहीं चला। उनकी वजह से हम सबको भुगतना होगा। अरे तुम बातें बनाना बंद करो। यूनाइटेड नेशन दूसरे कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर अगर हेल्प नहीं मिली तो ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत ही नहीं बचेगी। अरे ऑस्ट्रेलिया को छोड़ो, पूरी दुनिया में इंसानियत नहीं बचेगी। अरे फेडरेशन को ही पूछ लो, हुआसिया फेडरेशन को, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार हमला किया था तब वो अकेला था और पूरे नेशन को तबाह कर दिया था। इस बार तो वो कई सारे हैं। पिछली बार तो हुआसिया किंगडम को डिमोनिक ट्री ने हेल्प किया था, पर ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? उनके पास तो डिमोनिक ट्री जैसा कुछ नहीं है जो उनकी हेल्प करे। एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प करनी चाहिए। अगर इंसान ही इंसान के साथ नहीं खड़ा होगा तो भला कौन उसकी हेल्प करेगा? हमें जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया को मारना होगा, क्योंकि एक बार वो ककून में चला जाए और ककून से विकसित होकर निकल आए तब वो अंडे देना शुरू कर देगा, और अगर वो हो गया तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। पर हम क्या करें? बोलने और करने में बहुत फर्क है। ऑस्ट्रेलिया 4th ट्रांसन ऑर्डर का बीस्ट है, उसे हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और वहाँ एक ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कई सारे हैं। आप लोग क्या सुझाव देते हो? हम क्या करें? हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं। ह्यूमंस के पास भी 4th ट्रांसन ऑर्डर के सुपर ह्यूमंस हैं, अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है बोल के कॉन्फ्रेंस हॉल में विवाद उठ रहा था। कई सारे लोगों की कई सारे ओपिनियंस निकल के आ रहा था और हर एक बात ऑस्ट्रेलिया पे जाके रुक रही थी, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे बीस्ट पे जाके रुक रही थी। तभी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक एजेंट भाग के आता है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, टीवी ऑन कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के चैनल को ऑन कीजिए बोल के वो एजेंट चिल्लाने लगता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि डार्कनेस ऑस्ट्रेलिया के टीवी स्टेशन पे पहुंच गया था और वो वहाँ घूमने के लिए नहीं गया था। डार्कनेस के टीवी स्टेशन पे पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम? यहाँ तुम कैसे आए बोल के लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, पर डार्कनेस उनकी बातों को कहाँ माइंड करने वाला था। डार्कनेस तो एक टीवी रिपोर्टर को मार के टीवी स्टेशन के हर कोई को चुप करवा दिया था। इधर देखो, मैं जो बोलने वाला हूँ वो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करवा दो। मेरी बातें ना मानकर अगर तुम भागने की कोशिश किए तब तुम यही मार दिए जाओगे बोल के डार्कनेस टीवी स्टेशन के एम्प्लॉयज को डराने धमकाने लगता है और अपना काम करवा ही देता है। अब डार्कनेस की बात पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लाइव चल रहा था, और इसी बात को बताने के लिए यूनाइटेड नेशन का एजेंट चीखते चिल्लाते कॉन्फ्रेंस रूम में गया था। जैसे ही वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सारे ऑफिसर्स टीवी ऑन करते हैं, वो अपने सामने एक ह्यूमनॉइड फिगर को पाते हैं। वो ह्यूमनॉइड फिगर डार्कनेस था और उसका एक आंख ही उसका ट्रेडमार्क था, उसका ऑफिशियल चिन्ह था। मेरा नाम डार्कनेस है, मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे इंसान समझने की गलती तुम लोग मत करना, क्योंकि मैं इस दुनिया में तबाही और बर्बादी लेके आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है वो तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, वो तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। तुम सब तो मेरी ताकत को अच्छी तरीके से पहचान चुके होगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है
वो मैं करवा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के सारे बीस्ट को मैं कंट्रोल करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जैसे मेरे पास कई सारे बीस्ट हैं। ये तो बस ट्रेलर है। ऑस्ट्रेलिया से कई ज्यादा पावरफुल बीस्ट मेरे पास हैं और मेरे एक कमांड पे वो सारे ह्यूमन सिटीज को तबाह करने की सक्षम हैं। मैं तुम लोगों को एक वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग कि तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ और डीमोनिक ट्री को खत्म कर दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ह्यूमन सिटीज पे अपना इन्वेजन शुरू कर दूंगा और तुम लोगों की लाशें बिखेर दूंगा। अब तुम लोग चुनो कि तुम्हें क्या चाहिए। डीमोनिक ट्री को खत्म करने में मेरा साथ देना है और दुनिया में फ्लोरिश होके रहना है, आगे अपने वंश को बढ़ाना है, या मेरे हाथों, मेरे आर्मी के हाथों अपने आप को मिटा देना है। बोल के डार्कनेस अपना ऑफर रखने लगता है और इस बार उसकी बात पूरी दुनिया सुनने लगता है। यहाँ तक कि जियो भी पैंडा के सेलफोन में ये सब देख रहा था और इस सब से वो ज्यादा खुश नहीं था। इसी बीच डार्कनेस कुछ और बोलने लगता है और इस बार वो जियो को एड्रेस दे रहा होता है। डीमोनिक ट्री, तुम एक बार बोले थे कि तुम मुझे हराओगे, पर देखो सिचुएशन कैसा हो गया है। अब तुम इंसानों से लड़ोगे, उनके इनडायरेक्ट मौतों से मुझे पावरफुल बनाओगे और मैं ये सब बैठे बैठे देखता रहूंगा। पर तुम्हारा भी टाइम जल्दी ही आएगा जब मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे सबऑर्डिनेट्स को खत्म कर दूंगा। पर अभी के लिए इंसानों को वार्निंग देने के लिए मैं इस शहर को ही जला के राख कर दूंगा। बोल की डार्कनेस अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे एक भयानक एक्सप्लोजन होता है और वो हंसता खेलता शहर 2 पलों में ही राख में बदल जाता है। वार्निंग इंसानों को मिल गया था, क्योंकि जो इवेंट हुआ था, जो डिस्ट्रक्शन हुआ था सैटेलाइट से, वो सबको जो दिखा था, डार्कनेस एक फॉर्मिडेबल एनिमी है, ये सबको पता चल गया था। अब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अलग ही बात होने वाली थी, क्योंकि अब छिपा हुआ दुश्मन सामने जो आ गया था। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में और वहाँ भी अब डिस्कशन चलने लगा था। तो ये है डार्कनेस, ये भला क्या कर रहा है? सबको पता है कि इंसान आपको हरा नहीं सकते, तो ये इंसानों और हमारे बीच लड़ाई क्रिएट करके क्या साबित करना चाहता है? बोल के जहाँ साओलिन क्वेश्चन पूछ रही थी, वहीं जियो उसका आंसर दे रहा था। शायद वो इंसानों और हमारे कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ से डर रहा है, क्योंकि पास्ट में इंसानों ने ही उसे हराया था, उसे कैद किया था। बोल के जियो साओलिन को एक्सप्लेनेशन दे रहा था। जियो अच्छी तरीके से जानता था कि डार्कनेस कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर रही होगी। शायद उसी कमजोरी का इंसानों ने पिछली बार फायदा उठाया था और उसे कैद किया था, और इसी का डर शायद डार्कनेस को सता रहा होगा। कहीं इसी के लिए डार्कनेस इंसानों को मिटाना तो नहीं चाहता? यही सवाल जियो के मन में भी उठ रहा था। स्पिरिचुअल टाइड का आना अब 10 दिन हो चुका था और जल्दी ही स्पिरिचुअल टाइड खत्म भी होने वाला था। इसी बीच जियो का डायमेंशन भी अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो गया था। हर एक डायमेंशन अब 10,000 स्क्वायर मीटर का जो हो गया था। हर एक डायमेंशन अपने अपने यूनिक एबिलिटीज भी गेन कर चुकी थी, अपने अपने टेरेन बना लिए थे, लैंड फॉर्मेशन बना लिए थे। डायमेंशन ऑफ अर्थ अब हरा भरा दिखने लगा था, फ्लोरा और फ्योना से खिलखिलाने लगा था। वहीं डायमेंशन ऑफ फायर लावा से घिर चुका था, जहां आग की गोले बरस रहा था। वैसे डायमेंशन ऑफ थंडर और आइस भी अच्छी तरीके से इवॉल्व हो गए थे, अपने अपने एलिमेंट को एक्सपैंड जो कर रहे थे। डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड में अभी के लिए बस पर्पल मैंटिस ही रह पा रही थी, और डायमेंशन ऑफ लाइफ को खुद जियो अपना कैंपेन बना लिया था। टाइम के साथ हर एक डायमेंशन ग्रो होगा, जियो को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा और कहीं ना कहीं उसे इक्टरसिल बना देगा, द वर्ल्ड ट्री बना देगा जो 9 दुनिया को कनेक्ट करता है। शायद जियो का फ्यूचर वही है। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भयंकर तबाही मच रही थी, एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन हो रही थी और हो रहे एक्सप्लोजन को ऑस्ट्रेलिया के सारे बीस्ट देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच कैंगरू बीस्ट के पास एक अननोन फिगर आता है। ये हुडेड अननोन फिगर शायद कैंगरू बीस्ट का पहचान वाला था और शायद ऑस्ट्रेलिया के पुराने बीस्ट किंग का वफादार था। इसीलिए तो कैंगरू बीस्ट के पास आते ही दोनों में डिस्कशन चलने लगा था। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? बोल के कैंगरू बीस्ट जैसे ही क्वेश्चन करता है, वो हुडेड फिगर कैंगरू बीस्ट को ही सवाल पूछने लगता है। क्या ये तुम जो कर रहे हो ठीक है? ये हमारा किंग नहीं है, तुम इसकी हर बात मान रहे हो, उसे अंधों की तरह फॉलो कर रहे हो, पर उसके लिए हम कुछ नहीं है, बस मामूली हथियार हैं। जब हमसे उसका मन भर जाएगा वो हमें खत्म कर देगा, ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो, फिर भी ये सब तुम क्यों कर रहे हो? बोल के वो हुडेड फिगर कैंगरू बीस्ट को सवाल पे सवाल करने लगता है। पर कैंगरू बीस्ट तो अब पावर के नशे में सचमुच अंधा हो चुका था, उसे क्या सही है और क्या गलत है अब दिखने नहीं वाला था। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर उसके वजह से मैं पावरफुल हो रहा हूँ, चाहे वो सी ट्राइब के साथ ज्वाइन हो या इंसानों के साथ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा गोल एक ही है, इस दुनिया में रूल करना है और हमारे सामने जो भी आए उसे खत्म करना है। इसके अलावा मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। बोल के कैंगरू बीस्ट अपने ओपिनियन को हुडेड फिगर के सामने रख देता है, अपने आप को क्लियर करने लगता है। पर हुडेड फिगर जानता था
वो कैंगरू बीस्ट को अच्छी तरीके से जानता था। कैंगरू बीस्ट अब बदल चुका था, अब वो करप्ट हो गया था और हुडेड फिगर जिस कैंगरू बीस्ट को जानता था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जहाँ कैंगरू बीस्ट और हुडेड फिगर के बीच बातचीत चल रहा था, थोड़ा बहुत बहस भी चल रहा था और ये सब उनके नए किंग की वजह से हो रहा था जो कि खुद डार्कनेस था। तभी डार्कनेस अपना आंखें खोलता है और अपने नेक्स्ट कैंपेन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है, अपने नेक्स्ट वॉर के लिए अपने आर्मी को रेडी करने लगता है, उनको एनकरेज करके उनको अपने एनर्जी से प्रफुल्लित करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सेलेस्टियल माउंटेन में, जहाँ व्हाइट जेड एलिफेंट का घर था और वो वहाँ रिसेंटली मिस्टी माउंटेन से ही आ रहा था और वो वहाँ आके अपने सुपीरियर्स के सामने झुक के रिसेंट अपडेट्स के बारे में उनको बताने लगा था। यूँ तो पता नहीं लग रहा था कि उसके सुपीरियर्स कौन हैं, पर थोड़े बहुत उनके शैडो की वजह से उनके बारे में थोड़ा बहुत पता जरूर चल गया था। उसके सुपीरियर्स में से एक सी हॉर्स था और दूसरा एक वीजल होगा, पता नहीं कुछ और भी हो सकता है, वो हमें आगे पता चलेगा। डार्कनेस जग चुका है, वो अपने आप को अपनी आर्मी को फैलाने लगा है। तो हमें भी यहाँ से रवाना होना पड़ेगा, डार्कनेस को किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा बोल के जहाँ व्हाइट जेड एलिफेंट और उसके सुपीरियर्स आपस में बातचीत कर रहे थे, वहीं सीन शिफ्ट होता है समंदर की गहराई में, जहाँ हाइड्रा, द 5 हेडेड स्नेक और ऑर्का कहीं जा रहे थे, अपने किसी मिशन को कंप्लीट कर रहे थे। वो जाके एक सबमर्ज्ड जायंटिक डोर के पास रुकते हैं और अंदर का चीज देख के सरप्राइज हो जाते हैं। अंदर से जगमगाती ब्रिलियंस लाइट निकल रहा था, पर सच में अंदर क्या है ये भी हमें आगे ही पता चलने वाला था। सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के उसी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ अभी भी बहस हो रही थी और डार्कनेस की धमकी के बाद तो मामला क्रिटिकल रूप ले ली थी। ये उसने क्या बोल के चला गया? क्या हम इंसान उसकी बात चुपचाप मान लेंगे? उसके हिसाब से तो हम अगर डीमोनिक ट्री के साथ लड़े तो 90% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और आप लोग भी सोच के देखो, क्या हम अपने करंट पावर लेवल में डीमोनिक ट्री के साथ लड़ पाएंगे? डीमोनिक ट्री बहुत पावरफुल है, उसने कई बार हमारी हेल्प भी की है और उस जैसे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट से लड़ना मौत से खेलने के बराबर है। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो, हमारे सामने तो कुएं और खाई का सिचुएशन आ गया है, हम कोई भी ऑप्शन चुने घाटा तो हमारा ही होने वाला है बोल के जहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बात पे बात उठ रही थी, वहीं फेडरेशन का हेड कुछ अलग ही सोच रहा था। वो तो डार्कनेस की बातों को ब्रेक डाउन कर रहा था। डार्कनेस बहुत पावरफुल है, पर वो इंसानों को डीमोनिक ट्री के साथ लड़वाना क्यों चाहता है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, या पूरी दाल ही काली है बोल के फेडरेशन का हेड सोच में पड़ा था और उसका सोचना सही भी था। कहीं डार्कनेस का कुछ और मकसद तो नहीं था, कहीं डार्कनेस को इंसानों से खतरा तो नहीं था, यही फेडरेशन के हेड को जानना था। डार्कनेस के आने के बाद कॉन्फ्रेंस 2 दिनों तक चला, फिर भी उनके कॉन्फ्रेंस का कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। पर तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। ज़ीऊ द डीमोनिक ट्री वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आ पहुंचा। स्टार्टिंग में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में थोड़ा बहुत अर्थक्वेक महसूस हुआ और धीरे धीरे चारों तरफ से रूट एक जगह पे केंद्रित होने लगा, एक ट्री आंट का स्वरूप ले लिया। ज़ीऊ को देख के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सब लोग शॉक थे, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस बिल्डिंग के चारों तरफ स्पिरिट पावर आइसोलेशन सिस्टम लगाया गया था, जो किसी भी स्पिरिचुअल अबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर सकता था और तुरंत बिल्डिंग के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर सकता था। क्योंकि डीमोनिक ट्री इन सब से बच के वहाँ आ गया था, इसी बात से सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। डीमोनिक ट्री, तुम तो हुआशुआ रीजन में थे और वहाँ से तुम यहाँ तुरंत कैसे चले आए? ऊपर से बिल्डिंग में स्पिरिट पावर आइसोलेशन सिस्टम लगाया गया है, तुम उस सब से कैसे बच आए? कहीं तुम्हें इस बात को तो चिंता नहीं है कि हम डार्कनेस से हाथ मिला लेंगे, इसीलिए तो कहीं तुम यहाँ भाग के नहीं आए हो बोल के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सवाल पे सवाल उठने लगा था, जिसका ज़ीऊ तुरंत जवाब देता है। स्पिरिट पावर आइसोलेशन सिस्टम, कहीं तुम इस कचरे के बारे में तो नहीं बोल रहे हो जिसे मैंने आते समय तोड़ दिया है? तुम लोगों को क्या लगता है वो डिवाइस तुम्हें बचा लेगा? लो, तुम्हारा डिवाइस तुम खुद ही रखो बोल के ज़ीऊ टूटे हुए स्पिरिट पावर आइसोलेशन सिस्टम को इंसानों को लौटा देता है, क्योंकि ज़ीऊ के लिए वो कुछ नहीं था। आगे ज़ीऊ फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। तुम लोगों का बहुत छोटा दिमाग है, मुझे तुम लोगों के और डार्कनेस के एलाइड बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम ऐसी गलतफहमियां मत पालो। बातों को घुमाना मेरी आदत नहीं है, मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मैं डार्कनेस के जैसे ट्रिक नहीं खेलने वाला हूँ, और जब तुम लोग मेरे खिलाफ होगे, मेरे अगेंस्ट वॉर छेड़ोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पूरे इंसानियत को ही इस धरती से मिटा दूंगा। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही हवा में बातें फेंक रहा हूँ। ये तुम फेडरेशन के हेड से ही पूछ लो, जो मुझे अच्छी तरीके से जानता है, मेरे एक्शन से वाकिफ है। पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि डार्कनेस इंसानों को मुझसे क्यों लड़वाना चाहता है, उनको मेरे हाथों मरवाना क्यों चाहता है। हाँ, पर एक बात मुझे जरूर पता है कि प्रीवियस एरा में इंसानों ने ही डार्कनेस को हराया था, उसे कैद किया था। ज़ीऊ की ऐसी बातें सुन पूरा कॉन्फ्रेंस रूम साइलेंस हो जाता है। किसे पता था कि डार्कनेस जैसे फॉर्मिडेबल एनिमी को कभी इंसानों ने हराया था? क्या वो अब मुमकिन भी था,
ये तो अब डिस्कशन के लिए अलग ही टॉपिक बन गया था। इसी बीच फेडरेशन का हेड जियो के पास आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ डार्कनेस के बारे में और इंसानों की लड़ाई के बारे में बताने तो यहाँ नहीं आए होगे। तुम्हारे यहाँ आने की असली मकसद क्या है? बोल के फेडरेशन का हेड जियो को क्वेश्चन करने लगता है। जियो का तो एक ही मकसद था, डार्कनेस से वॉर छेड़ना। इसमें इंसान जियो का सपोर्ट करेंगे या डार्कनेस का, ये तो उनका आपसी मामला था और ये बात जियो वहीं क्लियर कर दिया था। क्या तुम फुल कॉन्फिडेंट हो कि इस वॉर में तुम जीतोगे? बोल के जैसे ही फेडरेशन का हेड फिर से क्वेश्चन करता है, जियो वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एक बात बोल देता है। बात की लड़ाई में हार हो या जीत हो, वो डार्कनेस से जरूर लड़ेगा। डार्कनेस को इस दुनिया को तबाह करने नहीं देगा। जियो तो वहाँ से चला जाता है, पर जियो की बात कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजने लगती है। अब इंसान किसका साइड लेंगे, डार्कनेस का या जियो का? ये तो वक्त ही बताएगा। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ जियो वापस लौट आया था और सोच में पड़ा था। इंसानों का मामला तो हैंडल हो गया था, बस अब उसके बीस्ट का इवॉल्व होना बाकी था, स्पिरिचुअल टाइड के खत्म होना बाकी था। जल्दी ही एक भयंकर वॉर स्टार्ट होगा, जिसका नायक जियो और खलनायक डार्कनेस होगा। पर वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि वहां तक पहुंचने का डिस्टेंस तो बहुत बड़ा था और बीच में अटलांटिक समंदर था। वो अगर फुल पावर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मार्च भी करें, तब भी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन का टाइम लगने वाला था। इसीलिए वॉर स्टार्ट होने से पहले ही सब कुछ प्लान करना बहुत जरूरी था। जियो ये सब सोच ही रहा था कि उसका कॉन्शियसनेस अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और चुटकियों में वो अपने आप को सिस्टम के सामने पाता है। क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ फिर से क्यों बुलाए? बोल के जियो सिस्टम से उस अननोन एंटिटी से अपना क्वेश्चन पूछने लगता है। जियो के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब उसे सिस्टम से ही मिलने वाला था और ये मौका जियो जाने नहीं देने वाला था। मुझे इस बार तुम यहाँ पे क्यों बुलाए हो? बोल के जियो अपना सवाल शुरू कर देता है और सिस्टम जियो के साथ कॉन्वर्सेशन करने भी लगता है। पर जियो के सवालों का जवाब सिस्टम सवालों से ही देता है। तो क्या तुम प्रिपेयर हो गए हो डार्कनेस से लड़ने के लिए? क्या तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम डार्कनेस को खुलेआम चैलेंज करने के लिए रेडी हो गए हो? बोल के सिस्टम जियो को कंफ्यूज करने लगता है और जियो सिस्टम के खेल में खेलने लगता है। मुझे पता है कि तुम मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें कई सारे सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं डार्कनेस से लड़ूंगा और किस्मत से जीत जाऊंगा तो क्या होगा, और अगर बदकिस्मती से हार जाऊंगा तो क्या होगा? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना ही पड़ेगा। बोल के जियो सिस्टम से फिर से क्वेश्चन करने लगता है और इस बार सिस्टम जियो के सवालों का जवाब देने लगता है। तुमने पूछा था कि अगर तुम लड़ाई में हार गए तो क्या होगा, तो सुनो क्या होगा। इस दुनिया में 2 तरीके की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी और एक अनडेड एनर्जी। दोनों ही एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, आपस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और अगर तुम हार गए तो ये दुनिया एक डेड प्लैनेट बन जाएगी, अनडेड की प्लैनेट बन जाएगी। ये सब सुन के तो अब जियो के दिमाग में और भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो क्या डार्कनेस शुरू से ही सबको मारना चाहता था? सारे लिविंग बींग्स को मार के उसे क्या फायदा होगा? इस दुनिया को डेड प्लैनेट बना के उसको क्या फायदा होगा? क्या एक डेड प्लैनेट में वो रह पाएगा? बोल के जियो सिस्टम से फिर से क्वेश्चन करने लगता है, जिसका जवाब सिस्टम नहीं में देता है। डार्कनेस डेड प्लैनेट में नहीं रह पाएगा, पर वो तुरंत अपने लिए एक नया शिकार ढूंढने लगेगा, नया प्लैनेट ढूंढने लगेगा। डार्कनेस की वजह से ही मंगल ग्रह अभी मरा पड़ा है, बैरन है, लाइफलेस है। डार्कनेस वही हाल इस प्लैनेट का भी करना चाहता है। सिस्टम की बात ही अभी पूरी नहीं हुई थी। सिस्टम अब जियो के जीतने के सिनेरियो के बारे में बताने लगता है। तुम पूछे थे ना जीतने के बाद क्या होगा? तुम जब डार्कनेस को हरा दोगे, उसे खत्म कर दोगे, तब तुम एक मामूली पेड़ बन के रह जाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल टाइड रुक जाएगा। इस दुनिया में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो मैजिक है, वो खत्म हो जाएगा। सिस्टम की ये बातें सुन जियो अब गुस्से से उबलने लगता है। क्या ये तुम क्या बता रहे हो? मैं जीतू या हारूं, यहाँ तो लॉस मेरा ही है। ये तुम क्या बकवास बता रहे हो? एक्चुअली में तुम हो कौन? तुम्हें इतना सब कुछ क्यों पता है? तुम मुझसे और क्या क्या छिपा रहे हो? बताओ मुझे। बोल के जियो चीखने चिल्लाने लगता है, पर सिस्टम पे उसका कोई असर नहीं होता है और तुम्हें सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। बस सही समय का इंतजार करो। बोल के सिस्टम गायब होने लगता है और अपने पीछे बड़बड़ाते जियो को छोड़ जाता है। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम ये आधी अधूरी बातें बता के नहीं जा सकते। कौन सा सही समय? खाक का सही समय? मुझे सब कुछ अभी बताओ। तुम्हारी ये उल्टी सुल्टी बातों से मैं तंग आ गया हूँ। अपने मुहावरों को छोड़ के ठीक ठीक मुझे सब कुछ बताओ। बोल के जहाँ जियो चिल्ला रहा था, वही सिस्टम तो वहाँ से कब का जा चुका था और जियो की कॉन्शियसनेस को मिस्टी माउंटेन में वापस लौटा दिया था। जियो अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसे तो अब किसी भी हाल में आंसर जानना था, अगर सिस्टम से नहीं तो किसी और से। पर इंफॉर्मेशन उसे जरूर चाहिए था, क्योंकि मामला अब जिंदगी और मौत पे जो आ गया था। सीन शिफ्ट होता है शाओलिन के पास, जो अपने पर्सनल आर्मी को गैदर कर चुकी थी। ये वही पर्सनल आर्मी थी जहाँ पावरफुल बीस्ट मैन थे, जिनको काउंटेस ड्रैकुला लीड कर रही थी और जो बस
सावलिंग की वफादार थी। ये सब लोग आने वाले वॉर के लिए एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ये सब लोग मिस्टी माउंटेन को हेल्प जो करने वाले थे। सिर्फ सावलिंग ही नहीं, कई सारे सुपर ह्यूमंस और उनके लीडर जो कि मिस्टी माउंटेन के साथ कभी पैक्ट साइन किए थे, वो सब के सब अब रेडी हो रहे थे। थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की पूरी एक फौज बना दिए थे, अपने सिटी को डिफेंड करने वाले थे और जीव की हेल्प करने वाले थे। आयरन नाइट्स और ड्रैगन नाइट्स भी अब तैयार हो गए थे और अपने पूरी फोर्स के लिए एक एनकरेजिंग स्पीच देने लगे थे। तुम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, और क्यों इकट्ठे हुए हो वो तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ये हमारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन होने वाला है, सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है, क्योंकि हमारा दुश्मन डार्कनेस जो है, तुम में से कई सारे लोग हैं जो अपनी जान गंवा सकते हैं, पर हमारा सैक्रिफाइस इस बार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इस बार इंसानियत को जो बचाना है। बोल के आयरन नाइट्स के लीडर जहाँ अपनी फोर्स की हिम्मत बढ़ा रहे थे, वहीं फेडरेशन का पैंडा अपने छोटे भाई के बारे में सोच रहा था, जो फिलहाल मिस्टी माउंटेन में था। पूरे दुनिया की फोर्सेस अब इकट्ठे हो रहे थे, डार्कनेस से लड़ने के लिए अब नया कैंपेन शुरू कर दिए थे। सीन शिफ्ट होता है 10 नेशन अलायंस में, जहां चारों तरफ तबाही मची हुई थी, बड़े बड़े घर जल रहे थे, सिविलियंस मारे जा रहे थे। स्पिरिचुअल टाइड खत्म होने के लिए बस अब 4 दिन बाकी था, पर अभी तक 10 नेशन अलायंस में फेडरेशन की फौज पहुंचा नहीं था। पर कोई बात नहीं, 10 नेशन अलायंस को कोई बचा रहा था। ऑस्ट्रेलिया जैसे पावरफुल बीस्ट को कोई खत्म कर रहा था, उसकी बीस्ट आर्मी को कोई खत्म कर रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि 10 नेशन अलायंस का बिशप था। तभी बिशप के पास उसका सबऑर्डिनेट भाग के आता है। सच में हमारे बिशप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारे बीस्ट आर्मी मारे गए हैं। अच्छा है, अभी सब कुछ खत्म हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए। बोल के बिशप का सबऑर्डिनेट उससे बातचीत कर ही रहा था कि बिशप उसे बीच में ही रोक लेता है और उसके शहर के कैजुअलिटीज के बारे में पूछने लगता है, उसके प्रिस्ट आर्मी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए कुल मिला के 300 प्रिस्ट आए थे, पर फिलहाल के लिए बस 8 ही प्रिस्ट बच गए हैं। बिशप फिर से अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देता है, कमांड की सबको गैदर करना है, असेंबल करना है, क्योंकि कई सारे ऑस्ट्रेलियन उधर आ रहे हैं और अपने साथ वो अपनी फौज को लेके आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म के पास, जो खुद भी ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहा था और अपने मैग्नेटिक पावर से वो एक एक करके ऑस्ट्रेलिया को खत्म भी कर रहा था। अच्छा, ये तो बताओ, ये मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म जो है, इसका नाम क्या है? किस किस को इसका नाम याद है? कमेंट में जरूर बताना। मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म ऑस्ट्रेलिया से जरूर लड़ रहा था, पर वो इतना पावरफुल आने वाले स्पिरिचुअल टाइड की वजह से हुआ था। अगर स्पिरिचुअल टाइड नहीं आया होता तो मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म कब का खत्म हो चुका होता। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट नेशंस में। जब से डार्कनेस अवेकन हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में भयंकर तबाही मचाया था। ऑस्ट्रेलिया के 14 पॉपुलर कंट्रीज तो अब मिट्टी में मिलने की सिचुएशन में आ गया था, क्योंकि उन शहरों में अब कुछ बचा ही नहीं था। लग रहा था अब धरती में हेल आ गया है, क्योंकि हेल की तरह ह्यूमन नेशन में चारों तरफ आग ही आग है। मरने वालों की संख्या तो अब 3 मिलियन पार कर चुका था, और ये संख्या बहुत जल्दी बढ़ने वाला भी था। चारों तरफ बस लाशें ही लाशें रह गया था। ऐसे ही एक शहर में अब भी भगदड़ मची हुई थी, मतलब वहाँ के सिटीजन्स अब भी जिंदा थे और अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर सी बीच से भाग रहे थे। क्योंकि मामला क्रिटिकल था, तो सिविलियंस भी अब हथियार उठा लिए थे और गन्स और मिसाइल से इन्वेडिंग बीस्ट पे वो हमला पे हमला कर रहे थे। पर इन सारे बीस्ट को तो डार्कनेस कमांड कर रहा था, और मामूली हथियारों से उनका कुछ बिगड़ने नहीं वाला था। इसीलिए तो फायरिंग के बीच ही एक जायंट ईगल उड़ के आता है और फायर कर रहे सोल्जर्स को एक एक करके झपट के ले जाता है। देखते ही देखते वहाँ ईगल्स का झुंड आ जाता है और उनकी वजह से सोल्जर्स पे कहर बरसने लगता है। जायंट ईगल से लड़ने के लिए अब टैंक्स वहाँ आ गए थे और वो ईगल्स पे बम्बार्डिंग करने लगे थे। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के टनल्स में, शेल्टर्स में, जहाँ अब ह्यूमंस जाके छिप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बीच से अपने आप को बचा रहे थे। अरे, बाहर से तो आवाज आना बंद हो गया है। क्या सोल्जर्स बीस्ट को हरा दिए हैं? यार, मुझे बाहर जाना है, मुझे इन टनल्स में घुटन सी महसूस हो रहा है। बोल के जहाँ सिविलियंस शेल्टर्स के अंदर बातचीत कर रहे थे, तभी धड़ाम धड़ाम से बाहर से आवाज आने लगती है और देखते ही देखते कोई शेल्टर्स को बाहर से तोड़ने लगता है, फाड़ने लगता है। जल्दी ही उन सबको उनका फेट दिखने लगता है, क्योंकि शेल्टर्स के अंदर अब ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट आ गए होते हैं और वो सब सिविलियंस के साथ वहाँ पार्टी करने तो नहीं आए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरे एक शेल्टर में। यहाँ भी दूसरे शेल्टर्स की तरह सिविलियंस आके छिपे थे और वो इस सिचुएशन से उतना खुश नहीं थे। यार भाई, फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे बावरे, सिग्नल कैसे आएगा? सारे टावर्स तो कब का तबाह हो चुके हैं और तुम फोन की नहीं अपनी चिंता करो। पता नहीं इस शेल्टर में हम कब तक छिप पाएंगे। यहाँ ना खाना है ना पीना। पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपने सुपर ह्यूमंस को अभी तक डिप्लॉय क्यों नहीं किया है। अरे चुप करो, मेरे फोन में सिग्नल आ गया है। बोल के जहाँ शेल्टर्स के सिविलियन आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी फोन के सिग्नल से, लाइव ब्रॉडकास्ट से उनको कुछ ऐसा दिख जाता है जैसे देख उनका चैन ही उड़ जाता है, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है।
पता नहीं इन सब चीजों को भला कौन शूट कर रहा होता है। क्या ऐसे टाइम पे भी, ऐसे सिचुएशन पे भी वहाँ कैमरामैन गया होता है? पता नहीं वो जिंदा रह के वहाँ शूट कैसे कर रहा होता है। न्यूज में था कि एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के नेशन दह रहे थे, आग की लपटों में जल रहे थे। अब बस 13 ही नेशन रह गए थे जहाँ अब भी ह्यूमंस बाकी थे, और वहाँ भी वॉर का माहौल चल रहा था। सुपर ह्यूमंस और बीस्ट के बीच झपटा झपटी चल रहा था। ऐसे टाइम जब सब लोग एंगेज हैं, सिविलियंस को भला कौन रेस्क्यू करेगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के किसी नेशन में जहाँ मिलिट्री फोर्स जमा हो रही थी। हेलीकॉप्टर्स और बटालियंस की परेड चल रही थी। तभी सारे सोल्जर्स के सामने उनका एक जनरल आता है और उन सबको एक भाषण देने लगता है, एनकरेज करने लगता है। मेरे भाइयों, यहाँ हम क्यों जमा हुए हैं तुम सबको पता है। 3 दिनों से सब लोग फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं। उनमें से कई सारे तुम्हारे रिलेटिव्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और उनमें से कुछ तो बैटलफील्ड में शहीद भी हो गए हैं। मेरा भी वही हाल है। मेरी बेटी और बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। वैसे हमारे मन में बहुत दुख है, हम अपने अपनों को खोए जो हैं। पर ये वक्त गम जताने का नहीं है, क्योंकि हमारे देश को हमारी जरूरत जो है, पूरे इंसानियत को हमारी जरूरत जो है, और उनकी हिफाजत हम जरूर करेंगे। कई सारे शहरों में कई सारे लोग अब भी जिंदा हैं, जो कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और हमारे ही इंतजार कर रहे हैं। याद रखो सब लोग, ये एक तरफा वार है। तुम लोग इससे हम जिंदा लौट के आएंगे बोल के उम्मीद ही छोड़ दो, और अपने देश के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो बोल के जैसे ही जनरल अपना स्पीच खत्म करता है, पूरे बटालियन में जोश की लहर फैलने लगती है। हर कोई शेर की तरह दहाड़ने लगता है और बीस्ट आर्मी से लड़ने के लिए, अपने सिविलियंस को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। देखते ही देखते कई सारे हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ने लगते हैं और बटालियंस अपने काम में लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ अब स्पिरिचुअल टाइड का पाथ धीरे धीरे बंद हो रहा था। मतलब ये डायमेंशन गेट अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। खुद जियो भी इस बात से वाकिफ था कि स्पिरिचुअल टाइड एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। मतलब आने वाला वार उनकी राह देख रहा था, उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के एक शेल्टर में, जिसके बाहर बीस्ट इकट्ठा हो रहे थे। मतलब इंसानों की गंध को वो भांप लिए थे और शायद इसीलिए वो शेल्टर के गेट को तोड़ने लगे थे, अंदर जाने की कोशिश करने लगे थे। वहीं शेल्टर के अंदर सारे सिविलियंस बाहर हो रहे नजारे को सीसीटीवी से देख रहे थे और डर के मारे अंदर चीखने चिल्लाने लगे थे। अरे, उनको शायद हमारा गंध मिल गया, अब हमारा क्या होगा। देखो, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो अंदर आ गए तो हमारा मरना पक्का है। अरे चिंता मत करो, ये शेल्टर का गेट बहुत मजबूत है, जब तक ये गेट है हम सुरक्षित हैं बोल के शेल्टर के अंदर सिविलियंस बातचीत कर ही रहे थे कि सीसीटीवी अचानक काम करना बंद कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शेल्टर के सीसीटीवी कैमरे को हिप्पो बीस्ट ने अपने दांतों से चकनाचूर कर दिया था। पता नहीं इतना दिमाग उनके पास कैसे आ गया था। अचानक धड़ाम से शेल्टर का दरवाजा टूट जाता है और शेल्टर के अंदर जायंट हिप्पो बीस्ट आ जाते हैं और सिविलियंस को अपने पैरों तले कुचलने लगते हैं। अरे वो गेट टूट गया, बीस्ट अंदर आ गए हैं, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, दूसरा गेट अब भी सुरक्षित है, उधर से भागो, अरे धक्का मत दो, बच्चे हैं यार बोल के शेल्टर के अंदर अफरा तफरी मच गया था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। ऐसे टाइम में कौन भला किसकी मदद कर सकता था। उसी शेल्टर के अंदर एक ऐसा आदमी भी था जो अपनी छोटी बच्ची के साथ वहाँ फंस गया था और अपनी बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अरे भागो भागो, पीछे से भी बीस्ट आ गए हैं, दूसरा कोई रास्ता ढूंढो, दूसरा कोई रास्ता ढूंढो बोल के जहाँ हर कोई चीख चिल्ला रहा था, वही बेचारा बाप खामोश हो गया था। क्या वहीं पे ही वो खत्म हो जाएगा? क्या अपनी बच्ची के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा? यही उसके दिमाग में चल रहा था। क्योंकि दोनों ओर से लोग भागम भाग कर रहे थे तो लोग अफरा तफरी में आपस में फंस गए थे। वहीं बीस्ट भी चारों तरफ से उनको घेर दिए थे और उनको खाने के लिए, उनको मारने के लिए तैयार हो गए थे। जब हर कोई सोच लिया था कि वो मरने वाला है, उनका अंत का टाइम आ गया है, तभी एक मिरेकल होता है। ऑस्ट्रेलिया का बटालियन कहीं से अंदर आ जाता है और वो सब वहाँ फुल फोर्स के साथ आए होते हैं और लगातार गोलियों से बीस्ट पे हमला करने लगते हैं। सारे बीस्ट से उलझने लगते हैं। वहाँ बटालियन बीस्ट के साथ लड़के सिविलियंस को एक चांस दे रहा था, चांस कि वो शेल्टर से किसी तरह से बाहर चले जाएं और अपने आप को, अपने बच्चों को बीस्ट की खुराक होने से बचाएं। जैसे ही सब लोग बाहर चले जाते हैं, बटालियन शेल्टर को एक्सप्लोड कर देता है और बीस्ट के साथ साथ अपने भी कई सारे सोल्जर्स को मौत के मुंह में ढकेल देता है। तभी सारे सिविलियंस के ऊपर से एक प्लेन उड़ के आता है। उस प्लेन को भी सोल्जर्स ही वहाँ लेके आए थे। हाँ, अब एक उम्मीद की किरण, एक प्लेन आ गया था जो कि सिविलियंस को बचा के कहीं दूर ले जाने वाला था। देखते ही देखते उस प्लेन में भीड़ बढ़ने लगती है और प्लेन फुल हो जाता है। अब उस प्लेन में और लोगों को ले जाया नहीं जा सकता था क्योंकि भीड़ बढ़ी तो प्लेन क्रैश जो हो सकता था। यही बात समझाने के लिए सोल्जर सिविलियंस को प्लेन में जाने से रोकने लगते हैं। सिविलियंस को लग रहा था कि ये प्लेन जाने के बाद दूसरा प्लेन आएगा
और इस प्लेन की तरह वो प्लेन भी सबको बचा के दूर ले जाएगा। तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये आखिरी प्लेन है। ये प्लेन जाने के बाद कोई दूसरा प्लेन नहीं आने वाला है, बल्कि स्पिरिचुअल बीस्ट को रोकने के लिए, उनको स्लो करने के लिए हम यहाँ स्पिरिट फायर बम गिराने वाले हैं। मतलब जो लोग इस प्लेन में नहीं चढ़ पाए हैं वो यहाँ मरने वाले हैं। सोल्जर्स की ऐसी बातें सुन सिविलियंस के बीच डिस्पेयर फैलने लगता है। लोग अपने जीने की आस को ही खोने लगते हैं। अरे हम अभी अभी तो जिंदा बचे थे, अब हम मरने वाले हैं। हम सब यहाँ मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएंगे? अरे दूसरों को छोड़ो, मेरे बच्चों को थोड़ा जगह दे दो, बोल के जहाँ सिविलियंस सोल्जर्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं वो बेचारा बाप अपनी बेटी को हिम्मत दे रहा था। वैसे ये दोनों प्लेन में चढ़ चुके थे, पर फिर भी डरे हुए थे। और डरे भी क्यों ना, बीच का खतरा हर जगह मंडरा जब रहा था। अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम प्लेन में चढ़ चुके हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारी माँ को पहले से ही खो चुके हैं, हम एक दूसरे को नहीं खोएंगे, बोल के वो पिता अपनी बेटी को दिलासा दे रहा था। पर उस लड़की की तरह कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो कि प्लेन में नहीं चढ़े थे। बच्चे देश की फ्यूचर थे, आने वाले एक न्यू जनरेशन थे, भला उनको कैसे ना बचाया जाए। इसीलिए तो कई सारे सिविलियंस एक ही करके प्लेन से उतरने लगते हैं और अपनी जगह छोटी छोटी बच्चों को देने लगते हैं। समय कम था, बीच का हमला रुक नहीं रहा था, इसीलिए तो प्लेन का कैप्टन सबको जल्दी से जल्दी प्लेन में ऑन बोर्ड होने का कमांड देता है। और उसी के साथ सारे एडल्ट्स अपने बच्चों को अलविदा कहने लगते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर की विश करने लगते हैं। ज्यादातर एडल्ट्स पीछे रह गए थे, प्लेन से नीचे उतर गए थे। उनमें से एक उस लड़की का बाप भी था, जो कि आंखों में पानी भर के अपनी बच्ची को प्लेन से टेक ऑफ होती दिख रहा था। मेरे बारे में चिंता मत करना बेटी, मैं जरूर जिंदा रहूंगा और एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा, बोल के वो बाप अपने बेटी को जरूर हिम्मत दे रहा था। पर अंदर ही अंदर वो असलियत से वाकिफ था, असलियत की वो वहाँ मरने वाला है, बीच के हाथों नहीं तो वो बॉम्ब से मरने वाला है। पर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने भी नहीं सोचा होता है। उड़ता हुआ प्लेन अचानक हवा में ही फट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है और फ्यूचर जनरेशन को वहीं खत्म कर देता है। लोग भौचक्के रह गए थे, हो रहे एक्सीडेंट को देखते रह गए थे और कुछ कर नहीं पाए थे। एक्सीडेंट का कॉज ओशला के बीच थे, उनके टेंटेकल्स जैसे लिम्स थे जो कि उड़ते हुए प्लेन को भी एक्सप्लोड कर दिए थे। उन बीच को देख के सोल्जर्स अपना हमला शुरू कर देते हैं, उन पे अपनी गोलियों की बौछार करने लगते हैं। पर ये सारे बीस्ट बहुत पावरफुल थे और उन पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। और आते ही वो सारे बीस्ट सिविलियंस को अपना नाश्ता भी बनाने लगे थे। तभी वो लड़की का बाप उठ खड़ा होता है, जिसकी नजरों में गुस्सा आग की तरह जल रहा होता है। मेरा एक ही सहारा था, मेरी बेटी, तुम लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया, बोल के वो ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट पे झपटता है, उन पे रॉड से हमला करने लगता है और निशाना वो बीस्ट की आंख को ही करता है। पर क्या ये काफी था एक बीस्ट को हराने के लिए, एक थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की बीस्ट को हराने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो सेबर टूथ बीस्ट अब रिटेलिएट करता है और उस लड़की के बाप को दूर उछाल देता है। चारों तरफ से अब वो गिर चुका था, ऊपर से अब मिसाइल्स भी गिरने लगा था, चारों तरफ एक्सप्लोजन्स होने लगा था। क्या अब मैं मरने वाला हूँ? क्या मेरा बदला लेने वाला कोई नहीं है? प्लीज कोई तो आ जाओ, बोल के वो बाप उम्मीद लगा के फिर से अपने हथियार उठाता है और अपनी ओर आ रहे सेबरटूथ बीस्ट को मारने की कोशिश करने लगता है। तो तभी धड़ाम से वो सेबरटूथ बीस्ट अचानक दूर जा गिरता है। सेबरटूथ बीस्ट के मुंह पे ही कोई जोरदार तमाचा मारा था, जिसके इम्पैक्ट से वो घायल होकर दूर जा गिरा था। और वो हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर था, जो अब गुर्राते हुए बैटलफील्ड में उतर चुका था। ये देख ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बीस्ट भी गरजने लगते हैं, व्हाइट टाइगर को डराने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसके एक ही एनर्जी बीम से वो फ्राई हो जाते हैं। तभी एक सुइकून जैसा बीस्ट कहीं से व्हाइट टाइगर पे झपटता है, वो भी व्हाइट टाइगर को घायल करने की कोशिश करता है, पर व्हाइट टाइगर की एक ही थप्पड़ से वो भी धूल चाट जाता है। अब व्हाइट टाइगर पे खुद ऑस्ट्रेलिया हमला करता है, उसे अपने टेंटेकल से जकड़ने की कोशिश करने लगता है। पर अब तो बैटलफील्ड में पैंडा भी उतर चुका था, जो अपने ब्लेजिंग फिश से ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेल दिया था। पैंडा तो था ही ऑस्ट्रेलिया का पुराना दुश्मन और वो ऑस्ट्रेलिया को मारने की, उसे परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था। अब आ जाओ ऑक्टोपस, मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगा, बोल के पैंडा तो ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज भी कर चुका था। पैंडा और व्हाइट टाइगर के सामने कई सारे वाइल्ड बीस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट थे और वो सारे इंसान के खून से अट्रैक्ट होकर वहाँ आए थे। ये बात पैंडा समझ चुका था, इसलिए तो वो अपने दुश्मन को कोई रहम नहीं देने वाला था। तभी पास ही स्पेस में दरार पड़ जाती है, डायमेंशनल क्रैक बनने लगता है कि जीव किस किस के साथ महायुद्ध छेड़ चुका था, फुल स्केल वॉर छेड़ चुका था। कमेंट्स में जरूर बताना। हमारे और हमारे दुश्मन के बीच बहुत बड़ा पावर का गैप है, पर हम अगर ये वॉर हार गए तो हम सब कुछ खो देंगे, हमारा ये परिवार, ये दुनिया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
हमें ये वॉर जीतना ही होगा। इस बार मैं अपने डायमेंशंस को खोलने वाला हूँ। तुम सब लोग अपने अपने डायमेंशन में चले जाना और उसी डायमेंशंस के सहारे हम ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचेंगे। वॉइड से ग्रेट डिस्टेंस पार करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मैसेकर करेंगे। सीन शिफ्ट होता है अब ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के किसी अनजान शहर में, करेंट टाइम में, जब किंग जाओ नाइनटेल फॉक्स के साथ एक लाश के पास खड़ा था और वो लाश और किसी का नहीं बल्कि उस लड़की के बाप का था जो अब थक हार के मर चुका था, अपनी बेटी के पास पहुंच गया था। वैसे नाइनटेल फॉक्स और किंग जाओ सारे सिविलियंस को सेफ जगह पे रिलोकेट कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे और अपने मास्टर के लिए एक बैटल ग्राउंड क्रिएट कर दिए थे। देखते ही देखते आसमान में क्रैक पड़ने लगता है और उन क्रैक से जेनेटिक एनॉर्मस रूट्स जमीन की ओर आने लगते हैं। अब मिस्टी माउंटेन फुल फोर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया था। होता है ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ किंग जाओ, नाइनटेल फॉक्स और पैंडा थे और वो तीनों बहुत खुश हो रहे थे। वो फिलहाल ही ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्टल के माध्यम से पहुंचे थे जिसे जियो नहीं खोला था क्योंकि वो अपनी आर्मी को ऑस्ट्रेलिया जो लेके आ रहा था। पर ये तीनों उससे खुश नहीं थे। ये तीनों तो अपने मास्टर को देख के खुश हो रहे थे जो कि आसमान को चीरते हुए ऑस्ट्रेलिया में आ रहा था, अपने जेनेटिक विशालकाय रूट्स को आसमान से नीचे जो उतार रहा था। जियो का विशालकाय बॉडी तो अब ऑस्ट्रेलिया से दिखने भी लगा था जो कि मानो ना मानो एक गॉड की तरह ही लग रहा था और उसके रूट्स तो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते ही कुछ बीस्ट को रेस्क्यू करने लगे थे। ये बीस्ट कुछ ऐसे बीस्ट थे जो अपने बलबूते पे ऑस्ट्रेलिया से लड़े थे और उसे हराए भी थे, पर अब घायल होके वो मूर्छित हो गए थे। इसलिए उनको हील करने के लिए जियो उनको मिस्टी माउंटेन ले जाता है और खुद अपना इन्वेजन आगे बढ़ाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है वाशिया किंगडम में, जहाँ हड़बड़ी मची हुई थी। अरे अरे मिस्टी माउंटेन से डिमिनिक गायब हो गया है। क्या गायब हो गया? ऐसा अचानक कैसे गायब हो गया? अरे मिस्टी माउंटेन में जो ग्रुप गए थे उनके हिसाब से मिस्टी माउंटेन पूरा शांत हो गया है। मिस्टी माउंटेन से एक बहुत बड़ा एरिया गायब हो गया है। बोल के जहाँ वाशिया किंगडम में हलबली मच रही थी वहीं फ्रीडम फेडरेशन में भी अप्रूव हो रहा था। रिपोर्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है। अचानक ऑस्ट्रेलिया में कई सारे पावरफुल बीस्ट आ गए हैं और वो बहुत पावरफुल हैं क्योंकि उनकी एनर्जी को हमारा सैटेलाइट डिटेक्ट जो कर रहा है। बोल के जहाँ एजेंट्स फ्रीडम फेडरेशन के हेड को अपना रिपोर्ट दे रहे थे वहीं हेड भी कंफ्यूज होने लगा था। और कंफ्यूज हो भी क्यों ना, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास अचानक आने जो लगी थी। कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सा फेक है इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास टाइम भी नहीं था। मौत का खतरा सब पे मंडरा जो रहा था। हेड तो सोचने लगा था कि डार्कनेस ने ही अपनी नई आर्मी को ऑस्ट्रेलिया में बुलाया है और उन्हीं का ही प्रेजेंस सैटेलाइट में डिटेक्ट हो रहा है। पर तभी हुआसिया किंगडम से उसके पास और एक इन्फॉर्मेशन आती है जिससे उसके हर एक डाउट अब क्लियर होने लगते हैं। खबर में था कि डिमेरिक ट्री अब मिस्टी माउंटेन से गायब हो गया है और सिर्फ डिमेरिक ट्री ही नहीं, उसकी पूरी फोर्स भी वहां से गायब हो गया है, मानो कि वो कहीं और रिलोकेट हो गया है। अब फ्रीडम फेडरेशन का हेड सारे कड़ियों को जोड़ने लगता है, पर सब कुछ समझ के, सब कुछ जान के फ्रीडम फेडरेशन के हेड का सर जोर जोर से दर्द करने लगता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पाके उसके दिमाग में और कई सारे सवाल उठने लगे थे, जैसे कि डिमेरिक ट्री इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया में कैसे पहुंचा? कहीं डिमेरिक ट्री और ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो गया है, या डिमेरिक ट्री उनके लिए फ्यूचर में थ्रेट तो नहीं बनने वाला है? यही सब सोच सोच के फ्रीडम फेडरेशन का हेड का दिमाग चकराने लगा था। जियो द डिमेरिक ट्री से वो और ज्यादा घबराने लगा था। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जियो और डार्कनेस अब आमने सामने थे। जियो को देख के ऑस्ट्रेलिया के कई सारे बीस्ट के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। जियो के पावर लेवल को मापने की कोशिश करने लगी थी। मिस्टी माउंटेन से ऑस्ट्रेलिया तक वाइड से आना कोई मामूली काम नहीं था, इसीलिए डिमेरिक ट्री को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाला था। तो तुम यहाँ आ ही गए म्यूटेंट ट्री, मानो ना मानो मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बोल के डार्कनेस जियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। क्यों क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार तुम? और ये तुम क्या हुलिया बना रखे हो? लगता है तुमने ऑस्ट्रेलिया के बीच को ऑब्जर्व कर लिया है, अपने पावर लेवल को और ज्यादा बढ़ा लिया है। वैसे मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करता, पर क्या कर सकते हैं, तारीफ तो मेरे मुंह से निकल ही नहीं रही है। तुम्हें देख के तो मेंढक भी खुदकुशी कर ले। बोल के जियो डार्कनेस को मॉक करने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। मेरा मजाक उड़ा के तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे तो लगने लगा था कि तुम मिस्टी माउंटेन से यहाँ आओगे ही नहीं। मुझे सच में लगा था कि तुम कहीं पे डर के दुबक के छिप जाओगे, पर देखो तुम यहाँ मुंह उठा के आ गए हो, मरने के लिए यहाँ आ गए हो। बोल के डार्कनेस जैसे ही जियो को अपना जवाब देने लगता है, जियो उसे बीच में ही टोक देता है। मैं यहाँ पे कैसे ना आऊं? मैंने तुम पे वॉर जो डिक्लेयर किया है, तुम्हें खत्म करना मेरा मकसद जो है। बंद करो अपना मैसेकर, और हिम्मत है तो मुझसे 1 on 1 लड़ो। बोल के जियो डार्कनेस को चैलेंज करने लगता है। दूसरे सारे बीस्ट को
प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। पर डार्कनेस कहाँ जियो की सुनने वाला था, वो तो सबको मारने की मौके ही ढूंढ रहा था। तुम मुझे ललकार रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? आज तुम्हारी ये मिस्टिक युग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब से एरा ऑफ डार्कनेस चलेगा, बोल के डार्कनेस अपना पहला मूव चलता है। अपने टेंटेकल से जियो पे हमला कर देता है, जियो की बॉडी को चकनाचूर कर देता है। ऑस्ट्रेलिया के सारे भी शॉक में आ गए थे। कुछ अनोखा अपने सामने वो जो देख लिए थे। जो डिमोनिक ट्री का चर्चा पूरी दुनिया में है, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे बीस्ट को जो खत्म कर दिया है, वही डिमोनिक ट्री इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? इन सवालों का जवाब डार्कनेस देता है। डार्कनेस अपने सारे बीस्ट को समझाता है कि वो नमूना बस डिमोनिक ट्री का एक क्लोन था, जिसके पास डिमोनिक ट्री का 1% भी पावर नहीं था। तभी आसमान में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। वॉइड फिर से खुलने लगता है और गोल्डन एनर्जी चारों तरफ बिखेरने लगता है। वॉइड के उस पार अब खुद डिमोनिक ट्री था, अपने मैजेस्टिक रूप में था, जो अब खुद डार्कनेस से सामने आने वाला था। सीन सीट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ हुआशुआ किंगडम के सोल्जर्स पहुंच गए थे और एक्सप्लोरेशन करते करते वो मिस्टी माउंटेन के सेंटर में भी पहुंच गए थे। मिस्टी माउंटेन के सेंटर में अब एक बहुत बड़ा गड्ढा था, एक जिजेंटिक एनॉर्मस पिट था। लग रहा था मानो एक बहुत बड़ा शहर वहां से गायब हो गया है। एलियंस की अबडक्शन की कहानियां सच हो गई है। फेडरेशन का प्रेसिडेंट ये सब लाइव देख रहा था और अपनी आंखों पे वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। वैसे फ्रीडम फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी इसी बात से चिंतित था। जियो अगर इतना ज्यादा पावरफुल है, कहीं भी इंस्टेंटली आ जा सकता है, तो उसके पास और भी ज्यादा पावरफुल स्किल्स होंगे। और अगर वो डार्कनेस से खुद लड़ रहा है, तो उम्मीद की किरणें अब भी थोड़ी बहुत हैं, बोल के फ्रीडम फेडरेशन का प्रेसिडेंट सोच में पड़ गया था। पर कुछ भी हो, उनको तो डिमोनिक ट्री का हेल्प जरूर करना होगा। अपना फोर्स डिमोनिक ट्री के पास जरूर भेजना होगा, उसकी हेल्प करना होगा, क्योंकि अगर डिमोनिक ट्री हारा तो इंसानियत हारेगा, पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा। प्रिपरेशन कितना तक गया? सारे ट्रांसेंडेंटल फोर्स को रेडी करो, उनको ऑस्ट्रेलिया की ओर जल्दी से जल्दी रवाना करो, बोल के फ्रीडम फेडरेशन का हेड अपना ऑर्डर देता है। और इस बैटल में वो अपना योगदान किसी भी हाल में देने वाला होता है। अब कई सारे नेशन एक्टिव हो गए थे, जो कि जियो को हेल्प करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर ही बढ़ने लगे थे। सीन स्टार्ट होता है समंदर से, जहाँ कई सारे फोर्सेस जमा हो रहे थे, अपने नेक्स्ट मिशन के लिए इकट्ठे हो रहे थे। हर एक बैटलशिप कई सारे सुपर ह्यूमन से भरा हुआ था। देखने से लग रहा था मानो बैटलशिप्स का परेड चल रहा था। उन्हीं किसी बैटलशिप में ड्रैगन नाइट्स और उनका लीडर द ग्रेट पांडा था, और आपस में तो उनका झगड़ा भी चल रहा था। ये खिलौना कितना देर लगा रहा है, कब पहुंचेगा ये ऑस्ट्रेलिया पे? क्या मैं तब तक इसी खिलौना पे बैठा रहूं? बोल के जहाँ पांडा हंगामा क्रिएट कर रहा था, वहीं उसका सबऑर्डिनेट तो ड्रैगन नाइट पैंडा को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो पैंडा को समझा रहा था कि उनके शिप को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचते 5 दिन का टाइम लग जाएगा, और देखा जाए तो ये टाइम बहुत फास्ट था। क्या 5 दिन? 5 दिन तो बहुत स्लो है। 5 दिन इस खिलौने पे बैठने से अच्छा तो मैं तैर के ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाऊं। सुनने में तो आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पे वो काला फुटबॉल बहुत आतंक मचा रहा है, उससे मुझे जल्दी से जल्दी मिलना होगा, उसे सबक सिखाना होगा, उसके बदतमीजी को सुधारना होगा, बोल के जहाँ पैंडा बड़बड़ा रहा था, डार्कनेस को काला फुटबॉल बता रहा था, वहीं उसका ड्रैगन नाइट उसे समझा रहा था, या फिर समझाने की कोशिश जरूर कर रहा था। टीम लीडर वो काला फुटबॉल नहीं है, वो तो डार्कनेस है, जिसने कईयों को मौत के घाट उतार दिया है। आप डार्कनेस को कमजोर ना समझें, बोल के ड्रैगन नाइट और पैंडा के बीच बहस चल रहा था, और उनकी बहस को एक ड्रैगन गार्ड सुन रहा था, और इन दोनों की खिटपिट से वो थोड़ा बहुत परेशान भी हो रहा था। नेवी फिलहाल के लिए स्टैंड बाय मोड में है। देश के सारे ट्रांसेंडेंट्स भी एक जगह में गैदर हो रहे हैं। हाँ, पिछली बार की तरह। पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया आया था, हम सब सकुरा किंगडम में थे। इस बार देखो, हम सब पहले हमला करने वाले हैं। मैं पहली बार इतने सारे लोगों को, इतने सारे फोर्स को एक जगह पे देख रहा हूँ। इतने सारे लोगों के साथ तो हम एक सप्ताह आराम से डार्कनेस के साथ लड़ जाएंगे। बोल तो तुम सही रहे हो, पर मत भूलो हमारा दुश्मन डार्कनेस है, जो कई सारे ऑस्ट्रेलिया को कमांड दे रहा है। एक सप्ताह छोड़ो, हम अगर उसके साथ लड़ते लड़ते एक दिन भी काट दें, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चुप करो, ऐसी बातें मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना पावरफुल है। बड़ी बात तो ये है कि हम उसके सामने खड़े हुए हैं, और क्या पता हमारा प्लान कामयाब हो जाए, हमारे प्रिमिटिव अटैक से डार्कनेस हार भी जाए। तुम सही बोल रहे हो, कुछ भी हो जाए मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगा, चाहे हमारी जिंदगी चली जाए, पर हमारे फ्यूचर जनरेशन को मैं तो जरूर बचाऊंगा। फ्यूचर जहां उनको शांति मिले और ऐसे खतरनाक बैटल से वो दूर ही रहें।
ऐसे फ्यूचर के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोल के जहाँ ड्रैगन नाइट्स और दूसरे सुपर ह्यूमंस आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी उनके पास फेडरेशन का हेड आता है और उसे देख हर कोई चुप हो जाता है, नर्वस होने लगता है। और पैंडा का तो ड्रैगन नाइट डरा धमका के शांत भी करने लगता है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम सबसे मिलने आया हूँ, अपने कुछ दिल की बातें बताने आया हूँ। मेरे सोल्जर्स, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि इस बार हम जो लड़ाई लड़ने वाले हैं उससे हम जिंदा लौट के ना आ पाए, क्योंकि इस बार हमारा दुश्मन एक कलामिटी लेवल का दुश्मन है जो कि बहुत पावरफुल है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के 14 स्टेट्स को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से कईयों ने अपनी जिंदगी खो दी है, कईयों ने सफर किया है। इसलिए उस मॉन्स्टर को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, चाहे उससे लड़ते लड़ते हम मर ही क्यों ना जाएं, पर उस मॉन्स्टर को हम जरूर मारेंगे, लोगों के फियर को हम जरूर खत्म करेंगे। अब टाइम आ गया है, या हम मरेंगे या मारेंगे। बोल के जैसे ही फेडरेशन का हेड मतलब प्रेसिडेंट अपना स्पीच खत्म करता है, चारों ओर बैटल क्राई गरजने लगता है। डार्कनेस को मारने का जोश हर किसी के रगों में दौड़ने लगता है। यहाँ तक कि ड्रैगन नाइट्स का आयरन ईटर पांडा बिना अपना टाइम वेस्ट किए पानी में कूद जाता है और डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। सीन स्वीट होता है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ स्पिरिचुअल टाइड अब पूरी तरीके से बंद हो चुका था और डार्कनेस पूरी दुनिया से अपना वॉर छेड़ चुका था। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में मिस्टी माउंटेन की पूरी फौज भी पहुंच गई थी, बस अब जीव का आना बाकी था और वो जल्दी ही होने वाला था। डार्कनेस का कमांड पाके ऑस्ट्रेलिया के सारे बीस्ट बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर अचानक फिर से आसमान से गोल्डन लाइट गिरने लगती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कई सारे बीस्ट को चुटकियों में खत्म कर देती है। अब फिर से आसमान से रूट्स आने लगते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कई सारे बीस्ट को एक एक करके कुचलने लगते हैं, बांधने लगते हैं। और ये सब देख डार्कनेस बहुत गुस्सा हो रहा था। कब तक छिप छिप के हमला करोगे जीयू? हिम्मत है तो सामने आओ, या पिछली बार की तरह इस बार भी तुम अपना क्लोन ही भेजने वाले हो। बोल के डार्कनेस तो जीव को ललकार भी रहा था, चैलेंज कर रहा था, पर जीव तो अब भी वाइड में था और वाइड में रह के ही अपने रूट से वो ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर रहा था। जीव के विशालकाय रूट्स तो अब पूरे बैटलफील्ड में फैलने लगे थे, जिससे हर एक बीस्ट दबोचे जा रहे थे। पर वो कैंगरू बीस्ट किसी तरह से 9 अर्बोरियल रूट से बच रहा था, पर वो कब तक डॉज करेगा? क्या वो जीव से बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। जीव के अर्बोरियल रूट्स तो खुद डार्कनेस को भी घेर लिए थे, उस पे अपना कुंडली कसने लगे थे। सिर्फ उतना ही नहीं, जीव के रूट्स की वजह से, जीव के स्किल की वजह से अब पूरे बैटलफील्ड में अब एक नया जंगल उग चुका था, पूरे लैंड का स्ट्रक्चर ही बदल चुका था। तभी जीव अचानक फिर से अपने पोर्टल्स खोलने लगता है और अपनी आर्मी को डार्कनेस की आर्मी के सामने ले आता है। आर्मी में हर कोई थे, सोल्जर आंट से लेके क्वीन आंट तक, किंग जाओ और लैंगफेंग से लेके उनके रेड आर्मी तक, उनके गोरिल्ला आर्मी तक, छोटे मोटे मैंटिस से लेके खुद मैंटिस क्वीन तक। वहाँ बड़े बड़े पाइथन्स भी थे, आइस ड्रैगन, थंडर ड्रैगन, विंड वुल्फ्स, वुली मैमथ, डायनासोर, फॉल्कन्स और वल्चर्स की फौज, पोलर बेयर की फौज, टाइगर्स की फौज और यहाँ तक कि एम्परर एलिगेटर, जो कि अब लावा ड्रैगन बन गया था। वहाँ हर कोई मौजूद था और ऑस्ट्रेलिया के बीच पे बरसने के लिए तैयार था। अब खुद जीव भी वहाँ एंट्री मारता है सर्पेंटाइन ट्री आंट के रूप में, और सबसे पहला काम वो डार्कनेस को अपने पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पे कैद करके सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी आर्मी जीत जाएगी और तुम ही हो या तुम्हारा एक क्लोन है? क्या तुम्हें मुझसे इतना डर लग रहा है? बोल के डार्कनेस जीव को टॉन्ट करने लगता है। ये मैं ही हूँ और मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ। डरने में और समझदारी में एक फर्क होता है, और इस बार तो मैं तुमसे मरने तक लड़ने वाला हूँ। इस बार मैं जिंदा रहूंगा या तुम? बोल के जैसे ही जीव अपना फैसला डार्कनेस के सामने रखता है, डार्कनेस जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे मारोगे? तुम्हें पता भी है मुझे मार के क्या होगा? तुम्हें तो वो सिस्टम बताया ही होगा। तुम्हें क्या लगा था मुझे सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा? मुझे बहुत कुछ पता है और तुम्हें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। बोल के डार्कनेस से बातें खत्म हुई भी नहीं थी कि जीव उस पर झपट पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना पता है, तुम जरूर मरोगे। बोल के जीव लड़ाई शुरू कर देता है। जहाँ जीव और डार्कनेस भिड़ने वाले थे, यूं तो दोनों की आर्मी वहाँ पहुँच चुकी थी, एक दूसरे से टकरा भी रही थी, धमाकेदार लड़ाई कर रही थी। पर जीव अपने बीच को बचाना चाहता था, इसलिए तो वो डार्कनेस को अलग ही डायमेंशन में ले लिया था और वहाँ अकेले वो उससे लड़ने लगा था। डार्कनेस जीव को बहलाने की फुसलाने की पूरी कोशिश करता है, पर जीव डार्कनेस की एक नहीं सुनता। वो बिना रिजल्ट की परवाह किए डार्कनेस से लड़ने लगता है। दूसरी ओर इंसान ऑस्ट्रेलिया के करीब पहुंचने लगे थे। अब बस 10 किलोमीटर रह गया था और ऑस्ट्रेलिया के टेरिटोरियल वाटर में आर्मी फोर्स पहुंचने वाला था, पूरा बटालियन पहुंचने वाला था। हम जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने वाले हैं। 10 किलोमीटर के बाद हम ऑस्ट्रेलिया के टेरिटोरी में पहुंचने वाले हैं। तो ठीक है,
स्पिरिचुअल पावर सोनार को एक्टिवेट कर दो, बोल के जहाँ शिप का कैप्टन और उसका कंपेनियन बातचीत कर रहे थे, वहीं शिप का कैप्टन सोच में पड़ गया था। नेवी में काम करते करते उसको 20 साल हो गया था, पर आज तक वो इतने सारे फोर्स को एक जगह पे बिल्कुल नहीं देखा था। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था जब हर एक नेशन के मिलिट्री फोर्स एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हों और अपनी कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हों। तभी ऑस्ट्रेलिया के टेरिटोरियल वाटर में शिप्स पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही सारे मिलिट्री फोर्स, सारे बटालियन और यहाँ तक कि सुपर ह्यूमंस भी एक स्ट्रेंज ऑरा महसूस करने लगते हैं। ये ऑरा ऑस्ट्रेलिया से ही आ रहा था, जो सबके दिल में गूस बम्स ला रहा था और वो चीख चीख के बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक बीस्ट नहीं है, वहाँ हजारों की संख्या में पावरफुल बीस्ट हैं जो कि इंसानों को कच्चा चबाने की काबिलियत रखते हैं। दूसरी ओर आयरन ईटर पांडा अब ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुका था। लगता है वो बहुत तेजी से ऑस्ट्रेलिया तक तैरा था। ऑस्ट्रेलिया में तो धमाकेदार लड़ाई हो रही थी, एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन हो रही थी और ये सब देख आयरन ईटर पांडा दंग रह गया था। वो तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी था, गुस्सा की मिस्टी माउंटेन उसके बिना ही वार शुरू कर दिए हैं। वहीं उसके सामने बड़े बड़े बीस्ट आपस में भिड़ रहे थे, बड़े बड़े लिजर्ड्स आ रहे थे और उनसे हनीपड बैजर और डिमोनिक बुल लड़ रहे थे। तभी मिस्टी माउंटेन की ओर से नाइन टेल फॉक्स के ऑर्डर पे जायंट आइस गोलम आने लगते हैं और वो बड़े बड़े लिजर्ड्स के गर्दन को ही दबोचने लगते हैं। ऊपर से थंडर ड्रैगन भी हमले पे हमला कर रहा था। क्राउड देख के उन पे एक्सप्लोजन किए जा रहा था। ये सब देख कैंगरू बीस्ट गुस्सा हो जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उस पे मिस्टी माउंटेन का बबून अटैक कर देता है। उसके हाथों को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है, पर कैंगरू बीस्ट इजी टारगेट नहीं था। वो ऐसे वैसे अटैक से हार मानने वालों में से नहीं था। कैंगरू बीस्ट तुरंत बबून को पकड़ लेता है और उसके जबड़ों से उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। आ जाओ बंदरों, हिम्मत है तो आ जाओ, मैं आज तुम सबको खत्म कर दूंगा, एक एक को फाड़ के रख दूंगा, बोल के जहाँ कैंगरू बीस्ट चीख चिल्ला रहा था, मिस्टी माउंटेन के बंदरों को डरा रहा था, तभी फॉक्स थी और आते ही वो कैंगरू बीस्ट को चैलेंज कर दी थी। तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ चूहे, हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़के दिखाओ, बोल के नाइनटेल फॉक्स तो कैंगरू बीस्ट को टॉन्ट भी करने लगी थी। दूसरी ओर आर्टिक स्नो बेयर और टायरानोसोरस रेक्स भी अपना आतंक मचा रहे थे। बड़े बड़े बीस्ट को धूल चटा रहे थे, उनको अपना निवाला बना रहे थे। पर आंट आर्मी के साथ उल्टा हो रहा था, क्योंकि उनके सामने उनका नेचुरल एनिमी आंट ईटर जो आ गया था, जो कि कई सारे चींटियों को एक साथ पकड़ के उनको चबाए जा रहा था, उनको अपना निवाला बना रहा था और आराम से आगे बढ़े जा रहा था। तभी धड़ाम से उस पे कोई हमला कर देता है और बिजली की तेजी से उसे पंच पे पंच मार के दूर फेंक देता है। आंट ईटर, हम चींटियों को खाने वाला जीव इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे अस्तित्व को आज मैं मिटा दूंगा, तुम्हारे अंग अंग को मैं फाड़ के रख दूंगा और एक दर्दनाक मौत दूंगा, बोल के गोल्डन आंट ईटर की ओर बढ़ ही रहा था कि आंट ईटर गुस्से से चिल्लाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चींटी, तुम सबको आज मैं खत्म कर दूंगा, तुम सबको मैं अपना आहार बनाऊंगा, बोल के आंट ईटर की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि उस पे कोई पैर रख देता है और अपने जायंट पैरों के तले उसे कोई कुचल देता है। वैसे उस पे पैर रखने वाला और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर था, जो कि गलती से उस पे पैर रख दिया था क्योंकि उसे वो देखा भी नहीं था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर क्योंकि अब ड्रैगन फॉर्म में था, तो बैटल फील्ड में आते ही वो जोर जोर से गुर्राने लगता है। सोनिक डार्क ब्लेड से वो अपने एनिमीज के पर्दों को फाड़ने लगता है। वही वुली मैमथ भी चार्ज कर रहा था और आइस ड्रैगन के साथ आगे बढ़ते बढ़ते वो सबको कुचले जा रहा था, जमे हुए एनिमीज को तोड़े जा रहा था। उसी वक्त ह्यूमंस का जेट प्लेन वहाँ से गुजरता है और अपनी आंखों देखा हाल अपने सुपीरियर्स को लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगता है। बैटलफील्ड का नजारा बहुत भयानक था, चारों तरफ आग जल रहा था, एलिमेंटल वार हो रहा था, लग रहा था जैसे हेल का नजारा हो जहाँ 2 टीम आपस में लड़ रहे हो। सब लोग अब श्योर हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डिमिनिट्री अब पहुंच चुका है और डार्कनेस से लड़ने लगा है। तभी जेट प्लेन के सामने एक जायंट बैट आ जाता है और वो चमगादड़ जेट प्लेन को एक्सप्लोड कर देता है। उसी दौरान बैटलफील्ड में एक दैत्य अपना पैर रखता है, एक ड्रैगन जो विशालकाय था, जो आते ही सबके दिल में फियर क्रिएट करने लगा था, दहशत मचाने लगा था। वो आते ही अपने एनर्जी बीम से मिस्टी माउंटेन के बीच पे टूट पड़ता है। एक एनर्जी बीम जो इतना पावरफुल था जिसे देख सबको लगने लगा था कि वो मरने वाले हैं, पर किस्मत से वो सब बच जाते हैं। वैसे वो ऐसे ही नहीं बच गए थे। उस जायंटिक ड्रैगन के मुंह पे अचानक मौके पे आंट क्वीन अपना फॉर्मिक एसिड फेंक दी थी और उस जायंटिक ड्रैगन के मुंह को ही जला दी थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए वहाँ चिंपांजी किंग आ जाता है और जायंटिक ड्रैगन को उठा के पटक देता है। जायंटिक ड्रैगन पे वार अभी खत्म नहीं हुआ था, उस पे तो नीचे से वाइल्ड बोर चार्ज करने लगा था। अपने डैश अटैक से वो जायंटिक ड्रैगन को घायल करने लगा था। तभी वहाँ मैंटिस क्वीन भी आ जाती है और अपने जायंट साइज से वो जायंटिक ड्रैगन के गर्दन को ही काट देती है।
मिस्टी माउंटेन के जायंट्स अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रहे थे। एक दूसरे के मिलके वो बड़ी से बड़ी दुश्मन को टैकल कर रहे थे। पर जायंटिक ड्रैगन अभी खत्म नहीं हुआ था, मरा नहीं था, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर उसे हील कर रहा था। सेम शिफ्ट होता है जियू और डार्कनेस के पास, जहां डार्कनेस अपनी पुरानी मेमोरी को याद कर रहा था, जब दुनिया में राजा और रानियों का राज था, मुरिन और कल्टीवेशन अपने चरम पे था। उसी दौरान डार्कनेस का कहानी शुरू हुआ था। पर डार्कनेस की पूरी हिस्ट्री हमें आगे पता चलेगा। पर फिलहाल के लिए उसके कुछ मोमेंट्स को हमें दिखाया जाता है, जैसे कि वो बचपन में कितना अकेला था और किसी से बात करने के लिए तड़पता रहता था। पर हर किसी की नजरों में वो एक शैतान था, काला साया था, जो जहां भी जाता था अपने साथ मौत को लेके जाता था। जाने अनजाने में ही सही, वो फ्लोरा और फ्योना को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता था। यही सब याद करके डार्कनेस गुस्सा हो जाता है और जियू पे बरसने लगता है, उसे अपने टेंटिकल्स में जकड़ने लगता है, उसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड फेंक देता है। क्या है ये डार्कनेस? क्या है उसकी कहानी? क्यों बना वो विलन? और सिस्टम से उसका क्या रिश्ता है? क्या वो एक एलियन था या इसी धरती से वो पैदा हुआ था? ये सब जानेंगे हम आगे के एपिसोड में।